नमस्ते बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रेज करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज लैंड, कि लैंड लेने के लिए मेरे पास क्या क्या सोर्सेस ऑफ फंड्स रेज करने के लिए हो सकते हैं। दूसरा है सैंक्शन एंड टीडीआर, इस सैंक्शन एंड टीडीआर के लिए मेरे पास कहाँ से फंड्स आ सकते हैं। और थर्ड इज कंस्ट्रक्शन, कि जो प्रोजेक्ट का एक्चुअली कंस्ट्रक्शन होगा, मेरे को मटेरियल, लेबर और कॉन्ट्रैक्टर्स को पे करने के लिए फंड्स कहाँ से आ सकते। सो फर्स्ट हम लेंगे लैंड के लिए। सो लैंड हमारे पास 2 तरीके से आती है, एक तो परचेस होके और एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट से। फर्स्ट जो है लैंड परचेस करनी है तो उसके लिए बड़े साइज का अमाउंट वन टाइम आउटफ्लो रहता है। सो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन रहता है कि मैं सरप्लस एक प्रोजेक्ट का दूसरी प्रोजेक्ट के लिए, बट ये क्या है कि मिड साइज या मीडियम साइज के बिल्डर्स के लिए इतना फंड्स का अरेंजमेंट नहीं रहता है। सो अदर ऑप्शन इज इन्वेंटरी रहेगी आपके पास एक प्रोजेक्ट की जो फ्री रहेगी, या उस प्रोजेक्ट पे कोई कंस्ट्रक्शन फाइनेंस नहीं लिया हुआ है। उस इन्वेंटरी को आप मॉर्गेज कर सकते हैं, या तो 80% भी कंप्लीट हो गया दूसरा प्रोजेक्ट, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन फाइनेंस रेज कर सकते हो ऑन द अनसोल्ड इन्वेंटरी। सो ये एक सोर्स हो सकता है। दूसरा एक है कि पर्सनल प्रॉपर्टी, की जो पार्टनर्स है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी या फर्म में कोई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कोई लोन नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर आप मॉर्गेज लोन रेज करके लैंड के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते। कुछ एनबीएफसीज ऐसे हैं कि वो एक प्रोजेक्ट जो आपका फ्री है और अच्छे बुकिंग्स आ गए हैं, उसका कैश फ्लो कंसीडर करती है, उसकी अगर कॉस्ट रिकवर हो सकती है, इतना बुकिंग्स आ गए, तो उस प्रोजेक्ट पे बैंक आपको कैश आउट करने का भी ऑप्शन देती है, कि जो आपके रेरा के नियम के हिसाब से 70% टुवर्ड्स प्रोजेक्ट यूटिलाइज होना चाहिए मैंडेटरी। सो जो बफर अमाउंट मिलता है आपको 30% का बुकिंग एडवांस का, तो उसको बैंक देखती है कि ये 30% अमाउंट में मैं लोन दे सकता हूँ कि जो बिल्डर विड्रॉ कर सके। सो ये कोई एनबीएफसीज देती है। तो ये लैंड परचेस करने के लिए इतने ऑप्शन है। बट मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, कि कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 1 एकड़ का प्रोजेक्ट करने की जगह पे 5 एकड़ का या 7 एकड़ का प्रोजेक्ट रन किया है विद द सेम कॉस्ट, विद द सेम इन्वेस्टमेंट। बिकॉज 1 एकड़ का लैंड परचेस करने के लिए जो अमाउंट लगता है उतने ही अमाउंट में उन्होंने एक स्टेज पे लेके गए प्रोजेक्ट बाय डूइंग इट इन डेवलपमेंट एग्रीमेंट। सो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपका स्टैंप ड्यूटी एडिशनल कॉस्ट जा सकता है और लैंड ओनर को कुछ एरिया जा सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, बट जो इनिशियल बड़ा इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स द लैंड कॉस्ट वो आपका बचेगा। और आप जो प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो 5 टाइम्स प्रोजेक्ट जेवी में कर सकते हैं। उसमें क्या है कि बेटर अम्यूनिटीज दे सकते हैं, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट भी बड़ा रहेगा, और बुकिंग एडवांस लेने के लिए आपके पास ऑप्शंस कस्टमर्स को देने के लिए भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होने का स्कोप होता है। सो इट इज बेटर कि आपके पास अगर ऑप्शन है जेवी लैंड वाला तो आप जेवी लैंड में जाइए। अगर ओन लैंड है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। नेक्स्ट आता है कि सैंक्शन और टीडीआर। सो बैंक्स को क्या है कि मैक्सिमम बैंक्स या आरबीआई ने टीडीआर के लिए तो मना ही किया है, लैंड परचेस के लिए भी मना किया है कि ले ही नहीं सकते। सिर्फ बैंक्स को एनबीएफसीज दे सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेशंस, बट उनको भी कुछ क्राइटेरियाज है। सो आप देख सकते हैं कि सैंक्शन और टीडीआर के लिए एनबीएफसी डिसबर्समेंट या लोन आपको देगी, बट सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस, कि आपका इतना अमाउंट डिसबर्स करेंगे, सब्जेक्ट टू आपका इतना सेल होना चाहिए, या टुवर्ड्स टीडीआर देना है तो आपका नेक्स्ट ट्रांच देने से पहले आपका प्लान रिवाइज प्लान सैंक्शन हो जाना चाहिए। तो ये सब एडिशनल ऑप्शन है हमारे पास फॉर द पर्पज ऑफ सैंक्शन एंड टीडीआर कॉस्ट रिकवर बेयर करने के लिए। एडिशनली एक होता है कि अपना अगर प्राइमरीली प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, रेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो हम डिस्काउंट में कुछ यूनिट सेल कर सकते हैं। एक्सेलरेटेड सेल्स करने के लिए हमारे पास रेरा में या फंड रेजिंग के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जो एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट फॉर सेल जो है रेरा के ड्राफ्ट में, उसमें एक क्लॉज के अंडर दिया हुआ है कि आप अगर जो पेमेंट शेड्यूल दिया हुआ है 10% एट द टाइम ऑफ बुकिंग, 30% टिल द प्लिंथ, देन आफ्टर 20% या 30% एज पर दी आरसीसी कंस्ट्रक्शन, आरसीसी स्लैब्स, तो उसको ओवरराइड कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट देके। तो वो आपको रेरा एग्रीमेंट में कस्टमर के साथ एग्रीमेंट करने के टाइम पे वैसे लिखना पड़ेगा कि वी हैव गिवन दिस मच एडिशनल डिस्काउंट, बट हम जो ये पेमेंट क्राइटेरिया है वो एक्सेलरेट करके ले लेंगे, हम लोग आपसे एडवांस में पेमेंट ले लेंगे। सो ये आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। बट इसमें क्या होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल जाती है। बट इसमें एक ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट जाने वाला था फ्यूचर में बैंक के लिए, वो एक आपका बच जाएगा, प्रोसेसिंग फी बच जाएगी, बट यहाँ पे डिस्काउंट इमीडिएट आपको कस्टमर को देना पड़ेगा। उस टाइप के कस्टमर्स ढूंढने के लिए मार्केटिंग कैंपेन या आपके जो एजेंट्स रहेंगे उनको बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि कंस्ट्रक्शन। तो बैंक्स नॉर्मली एनबीएफसीज या कोई भी आपको देने के लिए रेडी हो जाता है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के अंडर मेजोरिटी
इज मेजॉरिटी फंड्स आर रिलीज टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन। सो ये आप बैंक से भी ले सकते हैं, एनबीएफसी से भी ले सकते हैं। और मेन आपका जो है, एक बार सैंक्शंस आ गए, इन प्लेस है, थोड़ा सा प्लिंथ लेवल तक कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो आप बुकिंग एडवांस के लिए बेटर एडवर्टाइजमेंट, बेटर विजिबिलिटी क्रिएट करके बुकिंग एडवांस से भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके साथ में आप एडिशनली एक ऑप्शन और रहता है कि इन्वेस्टर्स अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि स्टैम्प ड्यूटी, डबल स्टैम्प ड्यूटी अवॉइडेंस के लिए इन्वेस्टर्स एक क्लॉज इनके एग्रीमेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो बल्क इन्वेस्टर्स रहते हैं कि 5 यूनिट्स 10 यूनिट्स वो बल्क में परचेज करना चाहते हैं, उनके पास फंड्स रेडी है, तो उस केस में हम एग्रीमेंट उनके साथ करके जो स्टैम्प ड्यूटी रहेगी एज ऑन डेट प्रीवेलिंग स्टैम्प ड्यूटी, उस स्टैम्प ड्यूटी पे करके उनको यूनिट्स सेल कर सकते हैं, अपफ्रंट पेमेंट्स ले सकते हैं। और उनको एडिशनली जो स्टैम्प ड्यूटी अभी पे की है वो सेल करने है यूनिट्स, उस टाइम पे वो 5% तक का क्रेडिट उस सेल पे ओरिजिनल कॉस्ट का ले सकते हैं। तो एक एडिशनल ऑप्शन सभी के पास ओपन रहता है कि इन्वेस्टर्स के पास से फंड्स रेज करना है विदाउट टेकिंग देम एज अ पार्टनर। तो उन्हें पार्टनर लेने की जरूरत नहीं, उनके पास सपोज 5 करोड़ रुपए है और आपका एक एवरेज यूनिट साइज या यूनिट का प्राइस जा रहा है 50 लाख रुपीज, तो आप उसको 10 फ्लैट अपफ्रंट दे सकते हो। 50 लाख रुपीज, तो आप उसको 10 फ्लैट अपफ्रंट दे सकते हो, 5 करोड़ रुपए उससे अपफ्रंट ले लोगे, 5 करोड़ पे स्टैम्प ड्यूटी भर दी, उसको अगर फ्यूचर में एक एक यूनिट सेल करना है तो वो सेल भी कर सकता है, और उस टाइम पे इसको 5% तक का स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन भी मिल जाएगा सेल करने के टाइम पे। सो उसका नुकसान भी नहीं होता है, और जो उसको बेनिफिट चाहिए था इन्वेस्टर के रिटर्न्स वो भी उसको मिल जाते हैं, सिक्योरिटी भी क्रिएट हो जाती है। सो ये सभी वेज है हमारे पास कंस्ट्रक्शन फाइनेंस या प्रोजेक्ट फाइनेंस रेज करने के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कर देना, लगा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और आपके कुछ कमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स रहेगी तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप मेंशन कर देना। थैंक यू।